भारत को हमेशा किसानों का देश कहा जाता है कि किसान का देश है। नौकरी हमने की क्योंकि एक सामाजिक वो रहता है कि नौकरी होनी चाहिए, लेकिन समय के साथ हमने सीखा कि हमारी खेती कौन करेगा और किसान ही हमेशा बर्बाद दिखाया गया। लेकिन हमने था कि किसान ही बर्बाद क्यों रहता है, तो क्यों ना इसको करके देखते हैं। दूसरों को लीज पे देते हैं बोने के लिए, क्यों ना खुद हम उसे बोएं। गन्ना और मूंग लगा रखी है, साथ में हमने थोड़ा सा गेहूं लगा रखा है, इंटरक्रॉपिंग भी इंटरक्रॉपिंग में कर रखी है। तो ये हमारा बाग था, अभी केला और ड्रैगन रह चुका है, लेकिन अभी चौलाई है, पालक है और मक्का हमने पीछे लगा रखी है। इसमें अलग अलग चीजें हमने तैयार कर रखी है। सरसों की खली को हम रखते हैं, गोमूत्र को रखते हैं, गोबर से जो तैयार करते हैं, अपना जीवामृत तैयार करते हैं, बीजामृत तैयार करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं पानी के साथ, और उस तरीके से हम इनको यूज करते रहते हैं। हाँ, जिस दिन आपने उगा लिया आप बेचना सीख जाओगे। अब बाकी किसान उनको भी आप अपने खेतों में बुलाते हैं, लाइव दिखाते हैं, सिखाते हैं उनको। वो फसल आप लगाइए, उस फसल को हम आपसे ले भी लेंगे। आप करोगे प्राकृतिक तो अपने आप हो जाएगा। मिट्टी के अंदर क्षमता है, वो सब कुछ उगा सकते हैं। सारी भ्रम की बातें हैं, ये डराने के लिए हैं आप लोगों को कि आप लोग कुछ अच्छा करें ही ना। सोशल मीडिया पे इन दिनों ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग आईआईटी और आईआईएम का जो अपना करियर है वो छोड़ के अब खेती में आ रहे हैं। लेकिन आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या केवल ये एक शगुफा सा है, केवल एक मिथ बना दिया है और इसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो इस पूरी हकीकत को जानने के लिए आज दिल्ली के एक ऐसे किसान के पास आप पहुंचे हैं जो पेशे से पहले टीचर थे, हस्बैंड वाइफ, लेकिन आज के दौर में वो खेती कर रहे हैं। और दिल्ली के ऐसे लोग हैं जिनको वो फैमिली फार्मर के तौर पर शुद्ध खाना पहुंचा रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से उगाकर प्रोसेस फूड पहुंचा रहे हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कर रहे हैं और क्या सही मायने में वो पैसा कमा पा रहे हैं, क्या वो खुश हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज सुमित डागर जी और अनीता डागर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर किसान की को मैं रेगुलर देखता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चैनल है। आप सब इसको जरूर फॉलो कीजिए और किसानों के लिए लोगों को भी बहुत हम देखते हैं, आप मिट्टी के घर बना रहे हैं, आप प्राकृतिक भोजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार अपनी कहानी के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, आखिर ये शुरू कैसे हुई, कैसे आप एक टीचर के तौर पर दिल्ली में सर्विस दे रहे थे, आप भी, आपकी जो वाइफ है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर रही, तो कैसे आप इस खेती किसानी में आ गए? कलम छोड़ के कहाँ फावड़ा उठा लिया आपने? अंकित भाई, हम किसान के बच्चे हैं, हम गांव में रहते हैं, खेती हमारे हमेशा बचपन से रही है। तो नौकरी हमने की क्योंकि एक सामाजिक वो रहता है कि नौकरी होनी चाहिए, लेकिन समय के साथ हमने सीखा कि हमारी खेती कौन करेगा, इन खेतों को कौन संभालेगा। सभी ने खेती अपने जो है लीज पे दे दी, उसमें केमिकल डाला जा रहा है, बस उसको खेतों को मारा जा रहा है। भारत को हमेशा किसानों का देश कहा जाता है कि किसान का देश है, जय जवान जय किसान का यहाँ पे नारा रहता है, और किसान ही हमेशा बर्बाद दिखाया गया। लेकिन हमने था कि किसान ही बर्बाद क्यों रहता है, तो क्यों ना इसको करके देखते हैं। और जब तक करके नहीं देखेंगे, जब तक समझेंगे नहीं कि इसमें क्या है। और आप यकीन मानिएगा, दिन एक से लेके आज तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। ये प्रकृति ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। ये प्रकृति आपकी फीलिंग्स देख लेती है कि आप किस फीलिंग्स के साथ कैसे काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बेहतरीन रहा और हमने काफ़ी अच्छा उसमें काम किया है। महिलाएं अक्सर ही कहती, मेरी वाइफ भी मुझसे कहती, जब मैंने आपने आज तक की नौकरी छोड़ दी और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में काम किया, मैंने उससे पूछा मैं नौकरी छोड़ दूं? तो कहती कि शर्त पे तो इसी भी शादी हुई थी कि लड़का नौकरी करना चाहिए। जमीन सब देखते हैं, सब पूछते हैं कि भैया कितनी जमीन है, क्या कुछ है, लेकिन लड़का सबको ऐसा चाहिए जो नौकरी करे, या तो सरकारी या प्राइवेट या उसका व्यापार हो। तो आपने कैसे मतलब कैसे कॉम्प्रोमाइज किया? क्या वाकई में आपका भी मन था खेती किसानी की लाइन में आना, केवल या इन्होंने अपना डिसीजन थोप दिया आप पर? जी, जैसा कि आपने बताया सभी दर्शकों को कि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और बच्चों के बीच रहते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि आजकल सेहत जो है, छोटे छोटे बच्चों से लेके कॉलेज वाले बच्चे जो हैं, उनकी सेहत आप देखेंगे बहुत डिटोरिएट हो रही है विद टाइम। मतलब एक 70 साल का अगर कोई पुरुष है या कोई महिला है, उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, वहीं जो 20-25 साल का बच्चा है या लड़के लड़कियां हैं, उनमें वो एनर्जी नहीं होती। तो उसके पीछे मेन रीज़न ही ये है कि हमारी जीवन शैली बहुत ख़राब हो रही है, साथ साथ हमारा खान पान जो है वो भी ख़राब हो रहा है। तो उस पर फिर कौन आकर मेहनत करेगा, आप बताइए। किसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड था और दिल्ली में हम रहते हैं जहाँ मार्केट के लिए एज अ किसान संघर्ष करने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तो हमें लगा कि भाई टीचिंग प्रैक्टिसेस में भी जो हम रहे हैं, वहाँ भी हमने बहुत बेहतरीन अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो क्यों ना फूड एंड न्यूट्रिशन पे हम काम करें, और जो हमारी ज़मीन है जिसे हम दूसरों को लीज पे देते हैं बोने के लिए, क्यों ना खुद हम उसे बोएं और लोगों को अच्छा अच्छा खिलाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फूड की ताकत है। कई बार लोग पूछते हैं कि जी आप लोग क्या कमा लेते होंगे, तो मैं आप लोगों को कमाई के बारे में बताती हूँ कि हमारे ऑर्गेनिक फूड ने लोगों की कैंसर रिपोर्ट तक को जो है वो बदला है। तो ये है ऑर्गेनिक की ताकत और ये है एक किसान की रियल इनकम, जिसके लिए ये नारा भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। वो इसी सोच के साथ दिया
था। और अन्नदाता भी इसीलिए कहा जाता है कि आपका धर्म और कर्म ही है कि लोगों को आप बेहतर से बेहतरीन दें। तो मुझे अच्छा लगता है जब आजकल लोग बाहर की नौकरियां छोड़कर और देश विदेश से वापस आकर और खेती को अपना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, सुमित जी से जानना चाहूंगा, सुमित जी क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? अगर ये खेत देखें पूरा, तो इसको किस तरीके से आपने डिवाइड किया है? क्या ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहे हैं या कुछ जैसे ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में अलग अलग होते हैं? एक बार दिखाते चले हमारे दर्शकों को। हम कम्प्लीटली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इसमें मल्टी क्रॉपिंग जो है हम करते हैं। मल्टी क्रॉपिंग में अलग अलग चीज़ें हम लगाते हैं और मिनिमम ट्रैक्टर का इस्तेमाल इसके अंदर करते हैं। उससे क्या रहता है कि इसका ऑर्गेनिक कार्बन जो है मेंटेन रहता है। अगर जब ज़्यादा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाता है, जिससे कि ज़मीन जो है उपजाऊ कम रह पाती है। इस खेत में जैसे आप देखेंगे तो हमने इसमें गन्ना और मूंग लगा रखी है, साथ में हमने थोड़ा सा गेहूं लगा रखा है। इंटरक्रॉपिंग भी इंटरक्रॉपिंग में कर रखी है, तो मूंग हो जाएगी। मूंग की जो जड़ें रहती है वो राइजोबियम रहता है, उसमें नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन गन्ने को चाहिए रहता है, वो नाइट्रोजन गन्ने को देती रहेगी, गन्ना अपने आप बढ़ता रहेगा, खरपतवार कम होगा और बेहतरीन रहेगा। उधर हमने गेहूं लगा रखा है क्योंकि अब की बार यहाँ पे जो है पानी भर गया था, इस कारण हमने ज़्यादा फसलें जो थी हमारी उसके नहीं ले पाए, एक फसल पे हम जो है फोकस कर पाए, हमने वो किया। ये हमारा बाग था, अभी केला और ड्रैगन रह चुका है, लेकिन अब दोबारा इसको हम डेवलप करेंगे। कुछ सब्जियां हमने इधर लगा रखी है, चौलाई है, पालक है और मक्का हमने पीछे लगा रखी है। उस तरीके से हम खेती कर रहे हैं। फिर ये गेहूं है, गेहूं के सामने हमने थोड़ी थोड़ी सरसों लगा रखी थी, जिससे कि पोलिनेशन बहुत अच्छा रहे। किसान अक्सर क्या करता है, मोटी फसलें उगाता है और मैं देखते हैं बीघों में लंबे लंबे पैचेस में या तो गेहूं कर रहे हैं या धान कर रहे हैं। फायदा क्या रहता है अगर आप इंटरक्रॉपिंग या मल्टी लेयर फार्मिंग उसमें करते बहुत हैं? ज़्यादा फायदा रहता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक ही फसल लगा रखी है और कोई प्राकृतिक आपदा उनके ऊपर आ गई और वो एक फसल खराब हो जाती है, तो कोई दूसरी फसल सर्वाइवल के लिए तो होनी चाहिए ना, कि जो दूसरी फसल आपके पास है। हाँ। और किसान के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, वो जब समृद्ध होगा, जब वो अपने घर के लिए सारी चीजें अपने खेत में उगाने लग जाएगा। जैसे हमारे दादा परदादा उगाते जैसे उसने भाई गेहूं लगाया, उसने सरसों लगाई, उसने जौ लगाई, उसने बाजरा लगाया, जो कि मैं घर के लिए मैं सामान लेके आ रहा हूँ। एक नमक मिर्च को छोड़ के कम से कम ये चीज़ें तो अपने घर के लगाई। अब वो केवल एक फसल लगा रहा है और मान लीजिए उसने 100 किले में गेहूं लगा रखा है और फिर भी वो 5 किलो की आटे की थैली बाहर से लाके खरीद के खा रहा है, तो कैसे किसान कहलाएगा? और किस तरीके से किसान केवल नमक वगैरह 2-3 चीजें ऐसी होती थी जो बाहर से खरीदते थे, बाकी चीजें तो यहीं पे होती थी, बिल्कुल यहीं होती थी। तो उस तरीके से खेती होनी चाहिए। जब आप अपने घर को समृद्ध कर लेंगे, अपने घर का वहां से खा लेंगे, तो आप लोगों को दे पाएंगे। जी, मैं देख रहा हूं यहाँ कुछ आपने ड्राम रखे हुए हैं, क्या इसके अंदर क्या चीज है? इसमें अलग अलग चीजें, तेल वेल है क्या इसके अंदर? आजकल उसकी स्टोरेज चल रही है। इसमें अलग अलग चीजें हमने तैयार कर रखी है। सरसों को खली को हम रखते हैं, गौमूत्र को रखते हैं, गोबर से जो तैयार करते हैं, अपना जीवामृत तैयार करते हैं, बीजामृत तैयार करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं पानी के साथ, और उस तरीके से हम इनको यूज करते रहते हैं। बहुत सुंदर। तो ये 12 महीने चलती है प्रक्रिया? 12 महीने बिल्कुल बनता रहता है, यूज होता रहता है, सब कुछ सिखा रखा है, कुछ भी नहीं, आसान आपको यहाँ खाली नहीं मिला हो। आसानी से चीजें हैं। गुड़ है, बेसन है, मिट्टी है, उनको यूज करते रहते हैं। बेसन में भी खर्चा लगे तो लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना इस्तेमाल करते रहते हैं, काम करते हैं। प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आता होगा? लेकिन किसान ये कहता है कि अगर मैं आज से प्राकृतिक खेती करना स्टार्ट करूंगा तो मेरा सबसे पहले प्रोडक्शन चला जाएगा, खेत में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इतने वर्षों से जो डीएपी यूरिया इस धरती के अंदर हम लगा रहे हैं, इस धरती माता का सीना चीर के, और जब इसमें हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। क्या सच में ऐसा है? अंकित भाई, ये जो सारी भ्रम की बातें हैं, ये डराने के लिए हैं आप लोगों को, कि आप लोग कुछ अच्छा करें ही ना। अच्छा, हाँ, कि आप अच्छा करने लग जाएंगे तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन कहीं कम नहीं है, अरबों खरबों की कंपनियां बंद हो जाएंगी, किसी भी रूप में प्रोडक्शन कम नहीं है। आपको गेहूं हल्का लग रहा है? बिल्कुल। मैं तो देख रहा था रास्ते में गेहूं गिरे पड़े हैं और आपका गेहूं तो डटा पड़ा एकदम आंधी तूफान के समय, और कुछ काला भी नहीं पड़ा। और मैं कह रहा हूँ अगर एक बोरी कम भी हो गया तो क्या हो गया, मेरा खर्चा भी तो कम हो रहा है। सही बात है। मेरा यूरिया का, डीएपी का, मेरा वो खर्चा भी तो कम हो रहा है। मैं लाइनों में तो नहीं लग रहा वहाँ पे। अब किसान भाई डरे खड़े हैं कि ईरान युद्ध चल रहा है, हमारा यूरिया आना बंद हो जाएगा, हमारी खरीफ की फसलें कैसे होंगी। पागल, तुम किसान डरोगे, कैसे काम करोगे? गाय रखो, आपने रख रखी है राठी, उस तरीके से काम करो, कोई भी गाय रखो, उसको अच्छे से रखो, काम करो खेतों में। बहुत सुंदर। आप करोगे प्राकृतिक तो अपने आप हो जाएगा। मिट्टी के अंदर क्षमता है, वो सब कुछ उगा सकती है, सब कुछ उगा सकती है। तो एक सीखा कहाँ ये पैटर्न? किसी से ट्रेनिंग ली? कैसे ये मतलब ये पैतृक जो चलती आ रही थी परंपरा, उसी को आगे बढ़ाया आप लोगों ने? कुछ नया कैसे किया इसके अंदर? देखो, सीखने का दौर तो भाई हमेशा चलता रहता है। हमने बहुत जगह से सीखा, जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं, किसानों के पास जाते हैं, कोई किसान भाई कोई अच्छी बात सिखा देता है, कोई किसान भाई अच्छी बात सिखा देता है। हम आचार्य देवव्रत जी के साथ भी रेगुलर टच में है, कुरुक्षेत्र में जो गुरुकुल है, और आचार्य जी जो महाराष्ट्र के और अपने गुजरात के गवर्नर है, उनके साथ हम रेगुलर टच में भी है। उन्होंने हमें जो है मास्टर ट्रेनर भी बना रखा है, दिल्ली का मास्टर ट्रेनर है जो हम ट्रेनिंग देते हैं दिल्ली के। तो रेगुलर टच में रहते हैं, सीखते रहते हैं, आपस में काम करते रहते हैं। तो इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रही। क्या आप और भी किसानों को सिखाते हैं? जैसे आपको इतने सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो क्या आप और भी किसानों को ट्रेन करते हैं? हाँ, हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, और केवीके से भी हमने ट्रेनिंग ली है। हमारे नज़दीकी केवीके है उजवा में, वहाँ से भी हमने ट्रेनिंग ली है। वो साइंटिस्ट भी हमारे पास आते रहते हैं, काम करते हैं। और जो हम बाकी किसान, उनको भी आप अपने खेतों में बुलाते हैं, लाइव दिखाते हैं, सिखाते हैं, उनको कहते हैं अब आप ये फसल लगाइए, जिस फसल में आप कंफर्टेबल है वो फसल आप लगाइए, उस फसल को हम आपसे ले भी लेंगे। जी, सुमित जी,
चलिए आपने उगा लिया किसी भी तरह के मशक्कत करके, मेहनत मशक्कत करके आपने उगा लिया। अब किसान कहता है मैं बेचूंगा, मेरे पास तो केवल मंडी है, मेरा बच्चा तो चला गया शहर पढ़ने, वो नौकरी कर रहा है, अब मैं रह गया अकेला खेत के अंदर, तो बेचने की समस्या आती है। आपने जो ये नेटवर्किंग बनाई या मार्केटिंग करी, उस पर कैसे फोकस किया? या जो हमारे देश के किसान हैं वो अगर सीखना चाहें आपसे तो कैसे सीख सकते हैं अपने गाँव में रह के? इसमें एक बेहतरीन बात अंकित ये है कि जिस दिन आपने उगा लिया ना, उस दिन आप बेचना सीख जाओगे। अच्छा। हाँ, जिस दिन आपने उगा लिया आप बेचना सीख जाओगे, क्योंकि सारी मेहनत उगाने में है, बेचने में मेहनत नहीं है। नहीं, अगर देखा जाए तो बेचने में आजकल लोग कहते हैं कि मार्केट की जिसने साइंस नहीं समझी, जिसने ये नहीं देखा कि बाजार में बिक क्या रहा है, बाजार की चाल जो बोला जाता है, लोग है ना बेचैनी से लोगों को ढूंढ रहे हैं, फार्मर्स को ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा करता हुआ तो मिल जाए, जो हमें। अच्छा उगा रहा हो, हाँ, बिना जो अच्छा उगा केमिकल रहा हो बेचैनी से ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा फार्मर मिल तो जाए, लेकिन उन लोगों को मिल नहीं रहा फार्मर, क्योंकि जो भी वहाँ पे खड़े हैं वो नहीं कर रहे अच्छे से काम उस तरीके से। तो किसान जब अच्छा काम करेगा तो लोग उनको ढूंढते हुए आएंगे। हमारी जो मार्केटिंग रही है, जो हमारा रहा, वो लोगों ने माउथ टू माउथ मार्केटिंग रही। किसी घर पे मेहमान आए, उन्होंने रोटी सब्जी खाई, बोले मजा आ गया यार, ये कहाँ से है? यहाँ से आया जी, आप भी मंगाइए। इस तरीके से रहा। किसी ने अपने किसी को गिफ्ट दिया ऑफिसर को, उस ऑफिसर को बहुत अच्छा लगा कि ये कहाँ से आया, उन्होंने अपने और मंगाने शुरू कर दिया। हमारे साथ दिल्ली के आईएएस लॉबी जुड़ी हुई है, कंप्लीटली आईएएस लॉबी, जो हमसे सामान लेती है। चैलेंजेस क्या क्या फेस की आपने जब आप इस फील्ड में आए? किस तरीके की, जैसे आलोचनाएं तो हर चीज में होती हैं, आप अच्छा करेंगे तो भी आलोचना करेंगे लोग, आप कुछ हटके करेंगे तो भी आलोचना करेंगे। आपके आसपास के क्षेत्र के जब लोग आपको देखते हैं तो क्या उनमें कोई बदलाव आता है या वो भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहा था? नहीं, अब मेरे गांव में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, और मेरे गांव के जो जवान लड़के हैं वो अब नौकरी के पीछे ना भाग के अपने घरों पे एग्जांपल देते हैं कि हमारे भाई ने जब ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो खेती में आ रहे हैं, और वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और वो हमारे साथ हमेशा टच में रहते हैं। हमने जैसे अनीता ने बताया 3 क्लस्टर बने हैं, हमारे यहाँ क्षेत्र में भी क्लस्टर बना है जिसमें 125 फार्मर है, और वो प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बेहतरीन गाय रख रहे हैं, पशुपालन के लिए काम कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको अच्छे से किया जाए तो, उसको समझदारी के साथ किया जाए तो। और डेयरी भी खेती के साथ करना बहुत जरूरी है। एक चीज नहीं कर सकते। खाली अगर खेती करेंगे तो आप खाद पे कहाँ डिपेंड रहेंगे, किससे आप खाद लेकर आएंगे, और आप जब डेयरी करेंगे तो उसको जो उसका प्रोड्यूस होगा या उसका जो वेस्ट होगा वो कहाँ पर आप लेकर जाएंगे। दोनों ये आपस में निर्भर हैं। अगर एक चीज पे आप काम कर रहे हैं, दूसरी नहीं है, तो आप एक चीज कर ही नहीं सकते। एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है, बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अच्छा मॉडल आपने बना रखा है, और मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इतना पैसा खर्च करते हैं फार्मिंग पे या डेयरी फार्म पे, आपने बहुत इसको लो मेंटेनेंस बनाया हुआ है। तो ये कैसे? खेत का ना हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। अनीता ने जैसे कह रखा कि कोई चीज खाली नहीं छोड़नी, हर चीज में कुछ ना कुछ लगाओ। यहाँ पे हमने सब्जियां लगा रखी थी, अभी ये जैसे हार्वेस्ट हो गई, अब ये हो गया, ये खरपतवार नहीं है, ये भी गाय खाएंगी। अच्छा। गाय को एक दिन छोड़ दिया जाएगा, वो इसमें यहाँ से चरेंगी, आराम से मजे करती हो जाएंगी, यही गौमूत्र करेंगी, ये गोबर करेंगी, फिर यहाँ अगली सब्जियां लगा दी जाएंगी। ये गन्ना अभी हार्वेस्ट कर लिया, अब ये गन्ना बढ़ेगा, गन्ने के साथ में ही घिया तोरी की बेल लगा दी जाएगी। जैसे गन्ना बढ़ेगा वो तो बेल भी उसके साथ साथ बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, वहीं पे लटकती रहेगी, काम को दे। उसके लिए अलग से बांस गाड़ने की जरूरत नहीं है, नेट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने खर्चे कम करने हैं हमें। और खर्चे कम कैसे होंगे? जब आप उसके अंदर सोचना शुरू कर देंगे कि इस साल के साथ कैसे कैसे काम किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। इस तरीके से क्या एक संदेश देना चाहेंगे देश के किसानों को या देश के उन युवाओं को जो खेती में आना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पा रहे हैं, उनका जो कह सकते हैं हिम्मत नहीं हो रही है उनके अंदर, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी कहानी से? क्योंकि आपने अच्छी खासी नौकरी अपनी छोड़ के, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए जीवन लगा देते हैं, बहुत डोनेशन देते हैं, तरीके करते हैं, खुरपेश करते हैं, लेकिन आपने वो सब छोड़ के इधर आ गए आप लोग। मैं आज खबर किसान की चैनल के माध्यम से यही संदेश अपने भाइयों को देना चाहूँगा कि देखिए, हम भारत देश में रहते हैं, जो समृद्ध देश है, हमारे पास मिट्टी उपजाऊ है, पानी है, इतनी अच्छी क्लाइमेट है, सब कुछ है। अगर हम खेती नहीं करेंगे तो कौन खेती करेगा? हम कब तक बाहर पे निर्भर रहेंगे कि उनका आने दोनों ही का खा लेंगे, ऐसे खा लेंगे, और अपनी खेती को छोड़ के हम बाहर भागे रहते हैं, बाइकों को दौड़ाते हुए, 15,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, पागलों की तरह घूमते रहते हैं। ये काम करिए, अपनी खेती को पहचानो। ये गरीबी का काम नहीं है, ये अनपढ़ों का काम नहीं है, ये पढ़े लिखे लड़कों का काम है। अगर वही ऐसे खेती में लगे रहेंगे ना कि भाई अनपढ़ का काम है, अनपढ़ ही करता रहेगा, तो वो खेती बस जहर ही देगी आपको, अच्छा कभी नहीं दे पाएगी। आइए खेती कीजिए, और किसान भी अच्छा हो सकता है। किसान भी सूट बूट पहन के जाएगा, खेत में काम करे तो अच्छे से काम कीजिए। शाम को शादी में जा रहे हो तो अपनी फरारी निकालिए, सूट बूट पहनिए और आराम से जाइए। आप भी वैसे ही काम कर सकते हो। ये नहीं किसान है तो बेचारा दूर बैठा रहेगा, अकेला रहेगा, वैसे रहेगा, वो भी इंग्लिश बोलेगा, वो भी मस्त रहेगा, वो भी खुश रहेगा। ये संदेश। बहुत सुंदर बात बताई, क्योंकि इस किसान ही है जो इस देश की रीढ़ है। जब भी आप विकिपीडिया करेंगे, गूगल करेंगे, तो ये कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि और किसान ही देश की रीढ़ है। तो आशा करते हैं आप इस कहानी से ज़रूर सीख लेंगे और देश की खेती किसानी में कुछ उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इसमें एंटर करेंगे। अगर आप नहीं भी आ सकते हैं तो फैमिली फार्मर का जो कॉन्सेप्ट है, सुमित भाई जैसे जो लोग हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं, आप सबके लिए आपको अच्छा अनाज दे सकें, आपको अच्छे उत्पाद दे सकें, तो आप उनसे जुड़ के एटलीस्ट वो सामान खरीद सकते हैं और अपने घर पर फैमिली फार्मर का जो कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ सकते हैं और अच्छा खाना अपने घर में खा सकते हैं जहर मुक्त। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। सुमित भाई से भी आप जुड़ सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं धाम ऑर्गेनिक्स के नाम से।
धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।